Good morning, everyone. Hope so that you all are fine, safe at your houses. So, in our previous video, we have discussed about the two major problems which we are facing, which is prejudice and stereotypes. तो हमने देखा था कि वो कैसे कॉज होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. What are the steps which we can take? So today we are going to discuss about the other two problems which our society has been facing. कि जो प्रॉब्लम सोसाइटी हमारी फेस कर रही है, लाइक डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी. तो क्या है डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी? डिस्क्रिमिनेशन इज अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एन पर्सन और ग्रुप्स ऑफ persons on the basis of the prejudice without regard to individual merit. Prejudice arising out of the diversity and lack of the feeling of the equality among people. डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्या है? वो एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो सही नहीं है, जो हम किसी इंसान को या ग्रुप ऑफ पीपल्स के सामने दिखाते हैं बिना जाने कि उसमें कितनी कैपेबिलिटीज़ है, कितनी एबिलिटीज़ है. वी जस्ट ट्राई टू पुल देयर लेग्स डाउन. प्रेजुडाइज जो है वो हमारी डाइवर्सिटी में से अराइव होता है और बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ भी क्रिएट करता है एंड वो डिस्क्रिमिनेशन को लीड करता है. डाइवर्सिटी इफ यू नॉट अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड कैन लीड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बिकम अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. अगर आप डाइवर्सिटी को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे तो क्या होगा कि वो जो है वो एक सोर्स बन जाएगा डिस्क्रिमिनेशन का. क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि आप सब लोग अलग होने के बावजूद आप सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो. यू गिव इम्पोर्टेंस टू देम ऑल्सो ऑफ बीइंग एबल. अगर वो डिफरेंट है देन यू रिस्पेक्ट ऑफ बीइंग डिफरेंट. लेकिन अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे तो क्या होगा? इससे डिस्क्रिमिनेशन भी अराइज होगा. ये तो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है. ये कुछ भी कर सकता है. इट कैन मेक सुपीरियर एनीवन एंड दिस इज रियली वेरी हार्मफुल टू द सोसाइटी इन विच वी लिव एंड ऑल्सो अ कंट्री विच इज़ रियली वेरी वास्ट लाइक इन इंडिया. हमारे इंडिया जितने बड़े कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन होना मतलब इट्स रियली अ ग्रेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल. इट इज़ रियली वेरी ग्रेटेस्ट वे ऑफ हार्मफुलनेस. Inequality. Inequality is a condition of being unequal, which arises from the unequal status or unequal access to sources or opportunities. It can be social inequalities arising out of the rigid caste system. There can be an economical inequalities due to the unequal distribution of income and wealth. इनइक्वालिटी क्या है? मतलब कि एक ऐसा स्टेज जहाँ पर सब लोग इक्वल नहीं होते, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर कोई बहुत ऊपर है तो कोई बहुत नीचे है. तो ये कैसे होता है? ये इस वजह से भी हो सकता है कि उन्हें कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है वर्क करने के लिए. बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी कास्ट से आते हैं, ऐसी जगह से आते हैं दैट दे आर नॉट गेटिंग चांस टू डू समथिंग. और बहुत सारे जो है वो इकोनॉमिकली इनइक्वल होते हैं, इनइक्वालिटीज़ होते हैं कि उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं. दे आर नॉट बीन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग क्योंकि उनकी इनकम और वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है. यहाँ पर हमें एक इमेज दिखाया गया है कि एक फिश पॉट है जिसमें बाकी सारी फिशेज एक जैसी और एक अलग है, तो बाकी सब मिलकर उसे परेशान कर सकते हैं. दिस इज व्हाट नोन एज एन डिस्क्रिमिनेशन. बट जब हम डाइवर्सिटी की बात करें तो बाकी सारी फिश इसके साथ मिलजुल कर रहे, उसका अलग होना को वो रिस्पेक्ट करे, दैट इज़ नोन एज एन डाइवर्सिटी. बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है. बहुत सारी जगहों पर डाइवर्सिटी को डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट किया जाता है. रिलीजन एंड डिस्क्रिमिनेशन. रिलीजन के बेसिस पर कितने डिस्क्रिमिनेशन होते हैं? लेट्स हैव अ लुक. Discrimination can be due to the religious differences. This occurs when people following a particular religion are treated differently, usually unfairly, by the followers of the other religion. Discrimination on the basis of the religion कैसे होता है कि ये कब अराइज होता है कि जब बहुत सारे लोग एक रिलीजन को फॉलो करते हैं और बाकी के जो है वो दूसरे को फॉलो करते हैं. और क्या होता है कि जो रिलीजन को वो फॉलो करते हैं उस रिलीजन को वो इंसान फॉलो नहीं करता है, इसीलिए भी डिस्क्रिप्शन होता है. तुम ऐसे हो, तुम हिंदू हो इसीलिए ये हो रहा है, तुम मुस्लिम हो इसीलिए ये हो रहा है. ये भी हो सकता है और डिस्क्रिमिनेशन की ये भी वजह है. Some people praise their own religion and preach hatred for the others. बहुत सारे लोग अपना रिलीजन सबसे बेस्ट, दूसरों का अच्छा नहीं है, ऐसा भी करते हैं. This is not true. Every religion is right on their own way. सारे रिलीजन का अपना खुद का इंपॉर्टेंस होता है, सारे रिलीजन्स अपने आप में अच्छे होते हैं.
हमें किसने हक दिया किसी रिलीजन को बुरा बताने का, उसे खराब कहने का? इट इज़ नॉट ट्रू. Such an attitude leads to an religious wars. Religious differences can lead to the serious consequences. India is a secular country and recognize all religion as equal before the law. हमारे इस एटीट्यूड, जो ये एटीट्यूड है ना कि दूसरों का रिलीजन गलत और मेरा सही, उस एटीट्यूड की वजह से बहुत सारे इनइक्वालिटीज इश्यूज होते हैं, बहुत सारे रिलीजियस वॉर्स भी हो चुके हैं और रिलीजियस डिफरेंस जो होते हैं ना वो बहुत ही बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी ला सकता है. और हमारा जो इंडिया है ना वो बेटा सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पर हमने सारे रिलीजन को एक जैसा इम्पोर्टेंस दिया है, इसलिए हमें कोई हक नहीं है किसी के भी रिलीजन को बुरा बताने का. सारे रिलीजन अपने आप में ही सही होते हैं. अगर आप कोई भी रिलीजन ले लो वो अपने आप ही सही होते हैं. आपको कोई हक नहीं है किसी भी रिलीजन को अलग या गलत बताने का. Caste system and discrimination. Caste system was conceived to facilitate smooth running of the social system in the ancient time. However, over time, when a rigidity crept in, instead of convenience, it led to the discrimination. In due course of time, it became a major dividing factor in the India social system and became the unity of India. अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ. कास्ट सिस्टम जो पहले के टाइम पर स्टार्ट की गई थी वो इसलिए स्टार्ट की गई थी कि हम लोग कास्ट कर देंगे तो हम इजीली वर्क कर पाएंगे, स्मूथली पूरी सिस्टम को चला पाएंगे. लेकिन जैसे टाइम बीतता गया वो पासा उल्टा पड़ गया. क्या हो गया? वो पासा उल्टा पड़ गया. कैसे? कि उसके अंदर रिजिडिटी आ गई. सब लोग अपने आप को सुपीरियर करने की ट्राई करने लग गए और इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया. क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन. मैं सही हूँ, उसमें डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया. और इस वजह से क्या हुआ कि जैसे टाइम बीतता गया जो हमारा बेस्ट फैक्टर था द यूनिटी ऑफ द इंडिया वो डिवाइड होता गया और उसने हमें सबसे ज़्यादा वीकन की हमारी यूनिटी को, हमारे इंडिया को डिवाइड किया दिस कास्ट सिस्टम ने, दिस डिस्क्रिमिनेशन ने. Over the time, castes became an hierarchical and the so-called higher class believed to be better and so-called lower caste believed to be an inferior came into the existence. The higher caste was based against the lower caste, especially those who were seen as to the so-called untouchables. People belonging to the so-called lower caste were not allowed certain facilities such as drawing water from a public wells or entering temples. टाइम जाते जाते वो इतना ज़्यादा वर्स्ट हो गया, जो कन्वीनियंस के लिए किया गया था वो इतना डिस्क्रिमिनेट हो गया कि उन लोगों ने क्या किया कि जो सो कॉल्ड हायर कास्ट थे उन लोगों ने अपने आप को इतना सुपीरियर मानना शुरू कर दिया कि हम बहुत ही ऊपर के घराने के हैं और आप लोग छोटे लोग हो, दी लोअर कास्ट. और उन लोगों ने उन्हें अनटचेबल्स भी कह दिया कि वो अछूत है, हम उन्हें छू भी नहीं सकते हैं. और जो लोअर कास्ट के पीपल थे उन लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ करने भी नहीं देते थे. जैसे बहुत सिंपल वस्तु है कि आप अगर गांव का जो कोई भी कुआं है, वेल है, वहाँ से आप पानी भी नहीं निकल सकते हो, आप मंदिरों में भी नहीं आ सकते हो क्योंकि आप अछूत हो, आप छोटे लोग हो. इतनी हद तक ये बढ़ चुका था कि अछूतों का, लोअर कास्ट एंड हायर कास्ट का, दिस इज लाइक एन हेल आउट ऑफ इट. The upper caste denied basic rights to the so-called untouchables. This deprived them of equal opportunity for growth and also denied them to respect and dignity due to them. ये upper caste के जो people थे उन्होंने उसे basic right देने से भी इनकार कर दिया कि आपका जो हक है वो भी आपको नहीं मिलेगा untouchables को. और इससे क्या हो गया कि inequalities हो गई, सब लोगों को equal opportunities नहीं मिलते थे. Everyone were not standing on an equal platform. The upper caste were so above and the lower caste were really very so low. उन्हें रिस्पेक्ट और डिग्निटी तो बिल्कुल भी नहीं मिलती थी. दे आर नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट और डिग्निटी ऑफ एनी वर्क दे डू. आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया. हमारा जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद अगर कोई भी अछूत है या ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसे इलीगल कर दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर इंडिया. द फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट अ विजन एंड गोल्स टू एंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया आर ट्रीटेड इक्वली. यहाँ के जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, उन्होंने एक विजन ही सेट आउट कर दिया, एक गोल ही सेट आउट कर दिया कि इंडिया में रहने वाले सारे लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए.
एंड आई मस्ट से कि इतने बड़े कंट्री में इतना अच्छा डिसीजन, दिस इज़ लाइक बेस्ट डिसीजन एवर। यहाँ पर हमें दिखाया गया है दैट अनलॉफुल एग्जाम्पल ऑफ द अनटचेबिलिटी, 2 children फ्रॉम द सो कॉल्ड लोअर क्लास आर नॉट अलाउड टू सिट विद द अदर्स। यहाँ के जो आप देख रहे हो बाकी के सारे बेंचेस पर बैठे हैं और 2 लड़के जो है वो नीचे बैठे हुए हैं, एक लड़का और लड़की। क्यों? क्योंकि वो अनटचेबल है। ये इनइक्वालिटी प्रूव कर दिया कि इन्हें सारा हक मिल रहा है, इन्हें नहीं मिल रहा है। ये होना नहीं चाहिए। Some social reformers of the India who dedicated their lives to the betterment of the society were Dayanand Saraswati, Raja Ram Mohan Roy and Jyotiba Phule. Due to the efforts made by the social reformers and writers such as Munshi Premchand and the rigid social system weakened a little. मतलब कि आप देख रहे हो यहाँ पर जिन्होंने, ये लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए अपनी लाइफ तक कुर्बान कर दी थी, लाइक दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले एंड मुंशी प्रेमचंद जो कि एक राइटर थे। उन्होंने ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिख कर अपनी ज़िंदगी के साथ फाइट आउट करके दे हैव बीन वीकेंड दिस सिस्टम। आवर ग्रेट लीडर्स फॉट अगेंस्ट द कास्ट आर्टिसाइड्स एंड ट्राइड टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ दोज हु वर born in an oppressed कास्टेस, मतलब कि जिनका जन्म लोअर कास्ट में हो रहा था उन्हें भी इक्वल राइट मिलने के लिए इन हमारे सारे ग्रेट लीडर्स ने दे हैव ट्राइड देयर सो हार्डर एंड मैनी ऑफ देम हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर चेंजिंग दिस सिस्टम। हियर आर पिक्चर्स ऑफ ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती एंड राजा राम मोहन रॉय। अब बाकी बहुत सारे फेमस इंडियन जो भी थे उनका भी आप नाम रिकॉल कर सकते हो जिन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए थे रिजिड केस सिस्टम को तोड़ने के लिए। रेशियल डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। द पॉलिसी ऑफ एन अपार्थाइड मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द कलर, मीन्स को जिनको कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। Once practiced by the government of the South Africa is an example of the discrimination based on the racial diversity. Under this policy, South Africans who were not white were discriminated against. They were not allowed to participate in the formation of the government and were prescribed where to live, whom to marry and what to study in their own country. Apartheid ended in the early 1990s largely due to the efforts of an African National Congress and its leader Nelson Mandela. अभी यहाँ पर बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दिया गया है कि एक टाइम पर साउथ अफ्रीका में ये चीज़ एक प्रैक्टिस हो रही थी कि वहाँ के जो लोग थे वो एपेथाइड करते थे, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन्स आर नॉट वेरी वाइट, दे आर ब्लैक इन कलर, तो उन्हें जो है वो सारे हक नहीं मिल रहे थे जो वाइट वालों को मिल रहे थे बिकॉज देयर कलर वॉज ब्लैक। तो उन्हें वो हक भी नहीं मिल रहा था कि वो पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, मतलब वोट डालने के लिए। उन्हें कहाँ रहना, किससे शादी करना, क्या पढ़ना, वो कोई भी राइट उन्हें नहीं मिलता था। वो सब चीज़ें वो वाइट लोग डिसाइड करते थे। द गवर्नमेंट विल डिसाइड एंड टेल देम कि आपको इससे शादी करनी, ये करना, वो करना। उन्हें कोई 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 हक नहीं था अपनी ज़िंदगी के कोई भी फैसले लेने का। सो फिर वो धीरे धीरे कम किया गया और वो एक ही पर्सन है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लिए, बहुत ही ज़्यादा फाइट किया और वो खुद प्रेसिडेंट बने और वो थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 ईयर्स बिताए थे प्रिजन में just to fight against the discrimination of the color. So this is like a very huge thing which has been done by the Nelson Mandela, and these are a huge example setting and showing that how the peoples of the earlier that they have dedicated their life to doing this many things. Gender dysphoria and discrimination. Gender dysphoria can give rise to the inequality. It is said that women in India on an average are paid less than 40% of that men were paid. The census data also shows that there were more males than the females in India. In many countries of the world, women faces discrimination. Infant mortality is higher amongst the girls. All such differences based on the gender are the example of the discrimination.
अभी डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कलर में नहीं होता, वो जेंडर में भी होता है। अगर आप देखोगे नॉर्मली तो जो वुमेन को पे किया जाता है जिस काम के लिए और जो मेल को पे किया जाता है उसी काम के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वुमेन्स को 40% लेस पे किया जाता है क्योंकि वो मानते हैं कि लड़कियां काम नहीं कर सकती है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। द वर्क विच मैन कैन डू, ऑल दैट वर्क्स कैन वुमेन कैन डू, दैट ऑल्सो इन द इक्वल वे हाउ द मैन कैन डू। सो दिस थिंग इज रियली नॉट वेरी राइट कि सेंसस डेटा के हिसाब से मेल्स भी ज़्यादा है रेदर देन वुमेन्स इन इंडिया। टिल डेट ऑल्सो वुमेन्स आर रियली वेरी लेस एंड एट मैनी stereotype places the women are not at all getting opportunities and chances to prove them। वो अपने आप को प्रूव तक नहीं कर सकती हैं। What do they prove is infant morality is higher among the girls। मतलब कि गर्ल्स को कोई हक नहीं होता और जेंडर के बेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। Economical inequality and discrimination। Economical inequality arise out of and disparity in the distribution of wealth and income। This type of the inequality is a major source of the discrimination in many countries including India। Many people are so poor that they have no money even to meet their basic needs of food, clothing and shelter and they often face discrimination wherever they go। मतलब अभी इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी भी होती है। पहले हमने देखा कलर, फिर देखा जेंडर और अब हो गया इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास ज़्यादा वो पैसे वाले नहीं होते हैं, वो गरीब होते हैं, तो वहाँ पर भी वो इनइक्वालिटी महसूस करते हैं, वहाँ पर भी वो डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं। इंडिया के अंदर अभी भी कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो बहुत पुअर है कि जिनके पास पैसे नहीं अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए, लाइक खाना, रहना और रोटी कपड़ा मकान, इन शॉर्ट वीकेंड से, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन के अंडर वो फेस करते हैं बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल टू फाइट अगेंस्ट। जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर जो होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। India's struggle for the freedom from the British rule not only aimed at a political equality between the British and Indian people, it also aimed at socio-economic equality between Indians and Europeans and also among all Indians। The so-called lower caste women, the tribals, the peasants fought against the inequality that they experienced in their lives। इंडिया का जो हमारा जो स्ट्रगल था ब्रिटिश रूल के सामने, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल राइट या हमारे देश को वापस लेना नहीं था, वो इसीलिए भी था कि यहाँ पर रहने वाला हर इंडियन को कोई भी दिक्कत ना हो। जो भी ये लोअर कास्ट थे, अछूत थे, लड़कियां हैं, जो भी ट्राइबल्स है, जो भी पेजेंट्स है, सबको एक इक्वालिटी मिलना चाहिए, एक सिमिलर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और बाकी सारे जो ये लोग थे, अनटचेबल्स थे, वुमेन्स थे, ट्राइबल पीपल्स थे, वो सब लोगों ने फॉट किया था क्योंकि उन्हें पता था, उन्होंने वो सारी चीज़ों को फेस किया था इन देयर लाइफ। सो दे डिडंट वांटेड एवरीवन टू फेस देम, सो दे हैव फॉट अ वेरी गुड टू जस्ट make our India free from this so-called stereotypes and all this stuff। When India became independent in 1947 and our leaders set out to frame the constitution for independent India, they took special measures to remove inequalities and discrimination of all kinds। जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 के अंदर और हमारे लीडर्स ने सेट आउट किया था, एक फ्रेम किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया को, जिसमें बहुत स्पेशल मेजर्स लिए गए थे ताकि सब लोगों को इक्वल राइट्स मिले, इनइक्वालिटी को हम रिमूव कर सके और डिस्क्रिमिनेशन को भी रिमूव कर सके। B.R. Ambedkar, the chairperson of the drafting committee that worked on the constitution of the India, had himself faced social discrimination and fought against it। Equality of all persons is seen as a key value that aiming at and uniting us। जो हमारे डॉक्टर यू कैन से डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, जो कि चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी काम कर चुके हैं, उन्होंने भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था अपनी लाइफ में और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फाइट आउट भी किया था। तो अगर हमें यूनाइटेड और इक्वल रहना है, यूनाइटेड रहना है, देन इक्वालिटी ऑफ द ऑल द पर्सन इज द ओनली वे बाय विच वी ऑल कैन बी यूनाइटेड। The Constitution of India clearly states that everyone is equal before the law। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली कहता है कि हम सब लोगों के लिए, मतलब लॉ के लिए सब लोग एक समान है। द इंडियन लीगल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी citizens to fully implement the right of equality given by the Indian Constitution। People of all castes should raise above the prevailing caste systems। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब लोगों की फंडामेंटल राइट्स दी जाती है, सब लोगों का अपना एक हक होता है और सब लोगों को राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, सबसे पहले तो राइट टू इक्वालिटी फुलफिल होनी चाहिए। सब लोगों को एक इक्वल
अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो वो क्या है फंडामेंटल राइट्स और कितनी है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। Our constitution recognizes that India is a land of many languages, religions and cultures. In order to protect these diversities and to ensure opportunities to all citizens, the Constitution of the India has granted the following fundamental rights. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें पता है कि हमारा इंडिया जो है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और कल्चर्स हैं। इसीलिए सारी जो हमारी ये डाइवर्सिटी है सबको एक इक्वल चांस मिलने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए सारे सिटीजन्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया ने ग्रांट किए हैं फंडामेंटल राइट सबके लिए। कौन कौन से राइट है? सबसे पहली राइट है राइट टू इक्वालिटी। ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। दे कैन चूज the work they wish to do. No one can be denied justice or ill treatment in the name of the caste, community and gender. यहाँ पर हमें दिया गया है कि सारे इंसान जो है वो इक्वल है। ऑल इंडियंस आर इक्वल इन द फॉर्म और इन द आइज ऑफ द लॉ। ऑल सिटीजन्स जो है वो उनके पास इक्वल राइट्स है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है और वो चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा वर्क उन्हें कब करना है, क्या करना है। कोई नहीं है जो उन्हें इनकार करेगा कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, ये कास्ट से बिलोंग करते तुम नहीं कर सकती, तुम इस कम्युनिटी को तुम नहीं कर सकते। नो, दे हैव राइट टू डू एवरीथिंग। कोई भी रिलीजन के हो तो भी कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी जो है वो क्राइम हो चुका है हमारे इंडिया के अंदर एंड इट हैज़ बीन एबॉलिश्ड बाय द लॉ। Right to the freedom. Every Indian is free to live or travel anywhere within the country and take up any job in any part of the country. सारे इंडियंस के फ्री है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं हमारे कंट्री के अंदर। वो कोई भी जॉब ले सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट की जो राइट्स है वो भी क्या है? नो इंडियंस कैन बी एक्सप्लॉयटेड और फोर्स टू वर्क विदाउट पे। कोई भी इंडियन को आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि आपको मैं पे नहीं करूँगा लेकिन तू मुझे फ्री में काम करके दे। ये नहीं हो सकता, ये आप नहीं करवा सकते हो। आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कि रिलीजियस फ्रीडम्स। एवरी इंडियन हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। सारे इंडियंस की अपनी खुद की राइट होती है, वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। जो भी रिलीजन आपको फॉलो करना है आप वो रिलीजन फॉलो कर सकते हो ऑफ योर चॉइस। Cultural and educational rights. Every community has the right to preserve and promote its own language and scripts and culture. सारे कम्युनिटी को राइट है अपनी खुद की लैंग्वेजेस में बात करने का, अपने खुद की स्क्रिप्ट्स और अपने खुद के रीति रिवाज को फॉलो करने का। Right to constitutional remedies. This right empowers the citizens to approach a court of the law in the case of their fundamental rights have been denied to them. मतलब कि अगर आपको कोई भी राइट ऊपर जो दी गई उसमें से कोई भी राइट अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप कोर्ट जा सकते हो, आप सब जा सकते हो कोर्ट पर एंड यू कैन आस्क फॉर योर जस्टिस। आप अपनी राइट के लिए लड़ सकते हो। Even though our constitution has set out a vision of equality for all its citizens, many inequalities continues to exist even today. As informed and aware citizen, each one of us must strive to achieve the democratic values ensured in our constitution. हमारे constitution ने, हमारे गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करने के लिए और सबको इक्वल राइट्स मिलने का, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर इनइक्वालिटीज़ है। सो हाउ वी कैन रिमूव इट दैट वी ऑल आर अवेयर सिटीजन। आप सब लोग अब इतने छोटे नहीं रहे हो कि आपको समझ में ना आए। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर योर राइट्स एंड हाउ वी कैन जस्ट फाइट against it. So we all have to be united and we all have to be value the what our government has been said and we have to do these things. Okay, so here is our chapter number 21 is getting completed. Now we will have the exercise. Thank you everyone and have a nice day.